औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये जो स्लाइड है ये डॉक्टर इनाम ने लिखी है KMUHS और काज़ीपीडा ने इस स्लाइड्स को कंपाइल किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, ऐसे ड्रग्स जो कि हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में दे देते हैं। ठीक है, इन ड्रग्स को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होना ज़रूरी है कि हमारे पास अगर हम बात करें हार्ट की बात करें हम, तो बेसिकली हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट में हमारे पास होते हैं 4 चैम्बर्स। ठीक है, इसमें एक हमारे पास होता है राइट एट्रियम। ये हमारे पास जो है ये राइट एट्रियम है, और ये जो है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। और ये जो चैम्बर है ये हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल है, और ये जो चैम्बर है ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम बात करें ब्लड की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगा, और इन्फीरियर वेना केवा हमारे पास जो लोअर पार्ट है ऑफ द बॉडी वहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगा। फिर ये ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। तो जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक वाल लगा है, ये जो वाल है, और इस वाल का नाम है हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल। सबसे पहले ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से आएगा राइट एट्रियम में, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आएगा ट्राइकस्पिड वाल के जरिए। ये जो वाल है ये ट्राइकस्पिड वाल है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम में जाएगा पल्मोनरी वाल के जरिए, और फिर पल्मोनरी से ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और फिर ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और जब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये हमारे पास बाइकस्पिड वाल के जरिए आएगा। इस बाइकस्पिड वाल को हम माइट्रल वाल भी कहते हैं। फिर ये ब्लड नीचे आएगा एवोटा में, और एवोटा से फिर ये ब्लड जाएगा हमारे पूरी बॉडी में। ठीक है मेरे भाई, पूरी बॉडी में हमारे पास ये ब्लड जो है जाएगा। सबसे पहले ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा ट्राइकस्पिड के जरिए, फिर ये पल्मोनरी सिस्टम में जाएगा पल्मोनरी वाल के जरिए, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा बाइकस्पिड वाल के जरिए। ये इसका दूसरा नाम माइट्रल वाल भी है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एवोटा में आएगा, और एवोटा से सारे बॉडी में जाएगा। तो अब हम बात करते हैं स्लाइड्स की। व्हाट इज फेलिंग हार्ट? इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी। देखो, फेलिंग हार्ट का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को जितना ब्लड रिक्वायर है, जितने ब्लड की ज़रूरत है, अब ये हार्ट उतना ब्लड नहीं दे सकता आपकी बॉडी को, इसे हम कहेंगे फेलिंग हार्ट। फेलिंग हार्ट सिस्टोलिक भी हो सकता है, डायस्टोलिक भी हो सकता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो अगर सिस्टोलिक फेलिंग हार्ट की बात करें तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाए, आपके हार्ट में कोई भी मसल है या टिश्यू है या सेल है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाए, तो इसे हम कहेंगे इस्केमिक हार्ट डिजीज़। वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि ये जो ट्राइकस्पिड वाल है या ये हमारे पास जो बाइकस्पिड वाल है, ये वाल जो है ये क्लोज अच्छी तरीके से नहीं होंगे, सही तरीके से ये वाल जो है ये क्लोज नहीं होंगे। तो जब ये वाल अच्छी तरीके से क्लोज नहीं होंगे तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में जितना ब्लड है वो बैकवर्ड जाएगा,
बैकवर्ड फ्लो करेगा राइट एट्रियम में, या जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है वो बैकवर्ड फ्लो करेगा लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि हमारे पास ये ट्राइकस्पिड वाल और या माइट्रल वाल अच्छी तरीके से क्लोज नहीं हो सकते हैं, तो ब्लड पीछे जाएगा, और ये ब्लड जब पीछे जाएगा तो इसे हम कह सकते हैं रिजर्जिटेशन। तो वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि आपके हार्ट में जो वाल्स है वो अच्छे तरीके से क्लोज नहीं होंगे। कार्डियोमायोपैथी एंड मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास आपके हार्ट में जो कि मायोकार्डियम लेयर है वहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए। कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, और अब वो हमारे पास इतना फोर्स, इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, वो मसल अपना काम अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता कि वो हमारे पास ब्लड को फ्लो करे, तो इसे हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। इसकी वजह से भी सिस्टोलिक फेलिंग हार्ट हो सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी को सिंपल ऑफ कार्डियक डिस्फंक्शन भी कह सकते हैं। डायस्टोलिक फेलियर हार्ट की बात करें तो ये हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एवोटिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। एवोटिक स्टेनोसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एवोटा है, ये हमारे पास जो एवोटा है ये एवोटा नैरो हो जाए, ठीक है, इसे हम कहेंगे एवोटिक स्टेनोसिस। कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो कि हमारे पास बाय बर्थ हार्ट डिजीज होता है। एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे पास जो है साइज में इंक्रीज करे, उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, इसे हम कहेंगे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एज अ पम्प, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। तो इसमें हमारे पास ये होगा कि हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब ये है कि जितना ब्लड हमारा हार्ट दे देता है हमारे बॉडी को 1 मिनट में, the amount of blood which is ejected by the left ventricle to the body in 1 minute, इसे हम कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट। नॉर्मली कार्डियक आउटपुट हमारे पास होता है 5 लीटर। अब ये जो कार्डियक आउटपुट है ये कम होगा। हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट can't pump enough blood to meet the body needs. In heart failure, the heart pumping power is weaker than normal. अब हार्ट फेलियर में ऐसा होगा कि हमारा हार्ट जो है वो पूरा ब्लड नहीं दे सकता हमारे बॉडी को, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो कम हुई है, उसका जो पावर है वो वीक है, वो कम हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब ड्यूरिंग हार्ट फेलियर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी इज रिड्यूस। जो कि हमारे पास हार्ट फेलियर है तो हमारे पास पूरा ब्लड नहीं दे सकता, तो उसका मतलब ये है कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कम होगा। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। अगर टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर की बात करें तो एक हमारे पास लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में फेलियर है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब फेल होता है इसे हम कहेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर की बात करें तो राइट साइड में हमारे पास राइट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, इसे हम कह सकते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करें तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है और राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कंपेंसेटरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन हार्ट फेलियर। देखो हमारे पास जो है हमारे बॉडी में नॉर्मल एक मैकेनिज्म लगा होता है तो हमारे पास रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, जब भी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं। द फेलिंग हार्ट इंड्यूस मेजर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म टू एनहेंस द कार्डियक आउटपुट। जब भी हार्ट फेलियर है तो कार्डियक आउटपुट तो कम है तो हमारा बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करेगा ताकि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करे और उसे परफॉर्म करे, ठीक है। Increase sympathetic activity. Baroreceptors are sensed as a decrease in blood pressure and activate the sympathetic nervous system. Baroreceptor ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो जब भी हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा तो बैरोरेसेप्टर इस ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे और हमारे पास जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। In attempt to sustain tissue perfusion, this stimulation of beta adrenergic receptor result in an increased heart rate and a greater force of contraction of the heart muscle. In addition, increases cardiac preload.
तो अब हमारे पास परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड फ्लो। तो हमारे पास ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ तो ये हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे हमारे पास जो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन अटैच होते हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो उसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा होगा और एंड ग्रेटर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल, और हार्ट मसल जो है वो हमारे पास कंट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास प्रीलोड ज़्यादा होगा। प्रीलोड का क्या मतलब है और आफ्टर लोड का क्या मतलब है? प्रीलोड इज द लोड ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द रिलैक्सेशन पेस। प्रीलोड का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जब हमारे पास जो है रिलैक्सेशन पेस पे जब भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो उसे हम कहेंगे प्रीलोड। और जो आफ्टर लोड है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। आफ्टर लोड इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच द हार्ट परफॉर्म। आफ्टर लोड हमारे पास रेजिस्टेंस है। एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। A fall in cardiac output decrease blood flow to the kidney। जब भी हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम होगा तो किडनी को ब्लड फ्लो कम होगा। प्रॉम्प्टिंग द रिलीज ऑफ रेनिन। जब किडनी को ब्लड फ्लो कम होगा तो वो रेनिन रिलीज करेगा एंड रिजल्ट इन इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो जब भी हमारे पास रेनिन रिलीज होगा, जब रेनिन रिलीज होगा तो इसका मतलब है कि एंजियोटेंसिनोजन जो है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा और एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, तो एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा एंड द रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन। और जब एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा तो अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस आफ्टर लोड एंड रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो जब अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो हमारे पास सोडियम और वाटर को रिटेन करेगा। जब सोडियम और वाटर को रिटेन करेगा और इसके साथ साथ हमारे पास आफ्टर लोड जो है वो ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज एंड मोर ब्लड इज रिटर्न टू हार्ट। तो हमारे पास जब सोडियम और वाटर रिटेन है इसका मतलब यह है कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, और जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो हार्ट में हमारे पास ब्लड, जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो बॉडी में भी ब्लड अच्छी तरीके से और ज़्यादा जाएगा, और फिर अगेन जो ब्लड हार्ट में आ रहा है वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा। कार्डियक रिमॉडलिंग। Ventricular remodeling or cardiac remodeling means change in the size, shape, structure and function of heart। तो जब भी हमारे पास हार्ट के साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में चेंज आता है इसे हम कार्डियक रिमॉडलिंग कहते हैं। Chronic activation of sympathetic nervous system and the renin-angiotensin aldosterone system is associated with the remodeling of cardiac tissue, loss of myocyte hypertrophy। तो हमारे पास नॉर्मली कार्डियक आउटपुट, हार्ट फेलियर में तो कार्डियक आउटपुट कम है, ब्लड फ्लो कम है, तो उसकी वजह से हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा और रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम स्टिमुलेट होगा। तो हमारे पास ये एक काम ये करेंगे कि कार्डियक आउटपुट को तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसका दूसरा काम ये है कि ये हमारे पास रिमॉडलिंग ऑफ कार्डियक टिश्यू करेगा, आपके हार्ट का जो साइज है, शेप है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ मायोसाइट्स हो सकता है। मायोसाइट का मतलब होता है हार्ट सेल्स, तो हार्ट सेल भी इसकी वजह से लॉस हो सकते हैं और हार्ट में हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है जब हार्ट साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करे, इसे हम कहेंगे हाइपरट्रॉफी। हार्ट फेलियर एंड एडिमा पैथोफिजियोलॉजी। हार्ट फेलियर एंड एडिमा पैथोफिजियोलॉजी। देखो मेरे भाई, इससे पहले आप लोगों ने एक बात को समझना है कि हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये कोई भी ब्लड वेसल है, इसमें हमारे पास एक होता है अनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, और एक होता है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारे पास एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से हो सकता है। एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से हमारे पास ब्लड वेसल में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा करेगा कि ये हमारे पास इस ब्लड वेसल में फ्लूइड को रिटेन रखता है, ब्लड वेसल में फ्लूइड को रिटेन रखता है, बाहर जाने नहीं देता है। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये हमारे पास ये करेगा कि ये हमारे पास फ्लूइड को बाहर ले जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास फ्लूइड को बाहर ले जाने में मदद करता है कि ये फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर चला जाए। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ये करेगा कि ये जो फ्लूइड है ये इस ब्लड वेसल के अंदर ही रह जाए। तो इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस है, ठीक है मेरे भाई। अब
अगर इन दोनों के दरमियान हमारे पास बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, तो अब फ्लूइड बाहर जाएंगे, और जब फ्लूइड बाहर इंटरस्टिशियम में जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे पास आएगा एडिमा। ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि फ्लूइड को रिटेन रखता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये काम करता है कि फ्लूइड को बाहर जाने में मदद करता है कि ये बाहर चला जाए। तो इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस है। तो जब भी हमारे पास ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए और हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, तो फ्लूइड बाहर इंटरस्टिशियम में जाएगा। जब फ्लूइड बाहर इंटरस्टिशियम में जाएगा तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडिमा है। अब हार्ट फेलर में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी वजह से एडिमा आएगा, और हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इसकी वजह से एडिमा आएगा। अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम क्यों है? एक तो माल न्यूट्रिशन की वजह से है, दूसरी बात यह है कि डिक्रीज हेपेटिक सिंथेसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जब भी किडनी में हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है कि जब किडनी आपकी डैमेज हो जाए और वहाँ से हमारे पास एल्बुमिन यूरिन में चला जाए, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी से एल्बुमिन यूरिन में चला जाएगा, तो जब किडनी से एल्बुमिन यूरिन में जाएगा और हमारे पास लीवर हेपेटिक सिंथेसिस, लीवर का काम यह है कि एल्बुमिन को बनाना, तो जब बहुत ज़्यादा एल्बुमिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से यूरिन में जाएगा तो ये जो हमारे पास लीवर है फिर बहुत ज़्यादा एल्बुमिन बना नहीं सकता, एल्बुमिन की सिंथेसिस कम होगी। एल्बुमिन यूरिन में बहुत ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है कि एल्बुमिन कम है, और एल्बुमिन का काम ही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। तो जब एल्बुमिन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसकी वजह से एडिमा आएगा। दूसरी बात यह है कि किडनी में ब्लड फ्लो कम होगा, तो जब किडनी में ब्लड फ्लो कम होगा तो रास मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाएगा, और रास मैकेनिज्म के स्टिमुलेट होने की वजह से हमारे पास ये होगा कि अल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट हो जाएगा। जब अल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट हो जाएगा तो सोडियम और वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि फ्लूइड ज़्यादा है, तो वो फ्लूइड हमारे पास एडिमा काज करेगा, ठीक है। और रीनल फेलर में भी हमारे पास सोडियम और वाटर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगा। अब हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक हार्ट फेलर की बात करें तो इसमें हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगा, आप ब्रीथिंग अच्छी तरीके से नहीं कर सकोगे, ठीक है, डिफिकल्टी आएगी ब्रीथिंग में। फैटिग होगा मतलब वो बंदा टायर्ड फील करेगा। स्वेलिंग इन द एंकल्स, फीट, लेग्स, एब्डोमेन एंड वेन्स इन द नेक। तो हमारे पास जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो एडिमा हो रहा है, तो जब एडिमा हो रहा है तो इसकी वजह से आपके एंकल्स में, फीट में, लेग्स में, एब्डोमेन में और वेन में हमारे पास स्वेलिंग आएगा, ठीक है, वो स्वेल करेंगे। हार्ट फेलर आल्सो अफेक्ट द किडनी एबिलिटी टू रिमूव सोडियम एंड वाटर, स्वेलिंग इन द बॉडी टिश्यू, एडिमा इज सीन। तो हमारे पास जब हार्ट फेलर है तो अब जो किडनी हमारे पास ये काम करेगा कि सोडियम और वाटर को बाहर निकालेगा, लेकिन हार्ट फेलर में किडनी इफेक्ट हो गई, वो सोडियम और वाटर को बाहर नहीं निकालेगा, तो हमारे पास इसकी वजह से स्वेलिंग आएगा, एडिमा आएगा आपके बॉडी में, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा आपके बॉडी में। अब कार्डियक कंट्रैक्शन की बात करते हैं, हार्ट के कंट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो मेरे भाई सिंपल सा रूल है कि जब भी हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा होता है तो कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जब भी कैल्शियम कम होता है तो कंट्रैक्शन कम होता है, वो स्मूथ मसल रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को पढ़ने से पहले हमारे पास कंट्रैक्शन हार्ट में कैसे होगा, हार्ट मसल में कंट्रैक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कैल्शियम चैनल लगे हुए, इस कैल्शियम चैनल के जरिए हमारे पास मसल के अंदर, सेल के अंदर कैल्शियम आएगा। जब ये कैल्शियम अंदर आएगा तो वहाँ पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्पेशल नेम दे देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम स्टोर होता है, तो ये जो बाहर कैल्शियम आ रहा है इसे हम ट्रिगर कैल्शियम का नाम देते हैं। ये कैल्शियम इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आएगा, और ये जब कैल्शियम बाहर आएगा तो ये हमारे पास मसल में एक्टिन और मायोसिन के साथ अटैच होगा, एक्टिन और मायोसिन के साथ हमारे पास कैल्शियम अटैच होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास
एक्टिन और मायोसिन दोनों हमारे पास एक प्रोटीन्स हैं। तो मायोसिन का हेड जब एक्टिन में अटैच होता है, मायोसिन प्रोटीन का हेड जब एक्टिन के साथ अटैच होता है तो आपके मसल हमारे पास कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब जो कैल्शियम आया है उसने अपना कंट्रैक्शन परफॉर्म किया, तो फिर हमारे पास ये कैल्शियम बाहर कैसे चला जाएगा? तो उसके लिए हमारे पास एक चैनल लगा होता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। नॉर्मली हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या करता है कि सोडियम को अंदर लेके आता है और कैल्शियम को बाहर लेके जाता है। तो ये कैल्शियम इसके जरिए जितना आया, इसने मसल कंट्रैक्ट किया, फिर ये कैल्शियम जो है बाहर जाएगा, इस कैल्शियम के जरिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के जरिए कैल्शियम बाहर चला जाएगा। और इस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के जरिए नॉर्मली सोडियम अंदर आता है, तो ये सोडियम भी बाहर निकालना है अब। तो ये जब सोडियम इसे बाहर निकालना है तो अब यहाँ पर हमारे पास सोडियम पोटेशियम एडिपेज लगा होता है। तो जितना भी सोडियम अंदर आया है वो सोडियम फिर बाहर जाएगा सोडियम पोटेशियम एडिपेज के जरिए। सोडियम पोटेशियम एडिपेज का काम ही है ये नॉर्मली कि 3 सोडियम को बाहर लेके जाना, 3 सोडियम को बाहर लेके जाना और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आना। अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कैल्शियम ज़्यादा, कंट्रैक्शन ज़्यादा, कैल्शियम इस चैनल के जरिए आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट किया, कैल्शियम रिलीज हो गई, उसकी वजह से हमारे पास मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन में अटैच हुआ, इसकी वजह से हमारे पास मसल कंट्रैक्ट हुई। अब ये कैल्शियम बाहर निकालना है तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के जरिए कैल्शियम बाहर चला जाएगा और इसके जरिए सोडियम अंदर आएगा, तो ये सोडियम भी बाहर निकालना है, तो ये सोडियम पोटेशियम एडिपेज के जरिए सोडियम जो है ये बाहर चला जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री अनबाउंड कैल्शियम। जितना कैल्शियम ज़्यादा, कंट्रैक्शन ज़्यादा, कैल्शियम कम, कंट्रैक्शन कम। Therefore, agent that increase intracellular calcium level increase the force of contraction inotropic effect। तो हमारे पास एक ऐसे ड्रग जो कि हमारे पास कैल्शियम को इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हार्ट मसल का कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। और हमारे पास जब हमारे पास कंट्रैक्शन होता है हार्ट के मसल में, तो इस कंट्रैक्शन को हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है। आइनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि मसल कंट्रैक्शन। The inotropic agent increase the contractility of the heart by directly or indirectly increasing the concentration of intracellular calcium। आइनोट्रोपिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे पास कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो जब भी हम आइनोट्रोपिक एजेंट दे देते हैं तो ये हमारे पास जो है हार्ट के मसल को कंट्रैक्ट करेंगे। और कंट्रैक्शन किस वजह से होगा कि हमारे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो जब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब हम बात कर सकते हैं थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज इन हार्ट फेलर। इनहिबिटर्स ऑफ रेनिन-एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। हार्ट फेलर है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लो कम है किडनी में, तो रस मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो रहा है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इनहिबिटर दे सकते हैं जो कि रस मैकेनिज्म को इनहिबिट करे। अगर ड्रग्स की बात करें जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या आरबी इनहिबिटर दे सकते हैं, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं जिसमें स्पाइरोनोलेक्टिन है, ये हमारे पास एक डायूरेटिक ड्रग है। तो इसमें हम डायूरेटिक ड्रग्स भी देंगे, वेसोडाइलेटर भी देंगे जो कि हमारे पास ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, बीटा ब्लॉकर भी देंगे जिसमें हमारे पास एटेनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, प्रोपेनोल है, बीटा ब्लॉकर। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग भी देंगे जो कि हमारे पास कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स, ड्रग्स हैविंग द कार्डियक आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी। वो ड्रग्स जो कि हमारे पास आइनोट्रोपिक परफॉर्म करता है, हार्ट में कंट्रैक्शन परफॉर्म करता है हार्ट के मसल में, तो इसे हम कहेंगे कार्डियोग्लाइकोसाइड। इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इन कार्डियक आउटपुट इन फेलिंग हाइपोडायनेमिक हार्ट। फेलिंग हार्ट या हाइपोडायनेमिक हार्ट में जब भी हम कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड देंगे तो हमारे पास कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करेंगे। दे इंक्रीज द मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी एंड इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो ये ड्रग हमारे पास हार्ट में कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करेगा और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में अच्छी तरीके से होगा। लेकिन हमारे पास हार्ट के लिए भी तो ऑक्सीजन रिक्वायर है ना, तो हमारे पास हार्ट में ऑक्सीजन जो है वो कम होगा, लेकिन इस कम ऑक्सीजन पे भी हार्ट अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा।
कार्डियोटोनिक डू नॉट इंक्रीज द हार्ट रेट। ये ड्रग जो है हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करके और कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज करेंगे। अगर ये हार्ट रेट को हमारे पास इंक्रीज करेंगे तो फिर उसकी वजह से टैकिकार्डिया और ये चीज़ें हो सकती है, जो हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट सिम्पैथोमिमेटिक आर द कार्डियक स्टिमुलेंट्स इंक्रीज हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन विदाउट इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। इसके बजाय अगर हम सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स दे देते हैं या कार्डियक स्टिमुलेटर ड्रग्स दे देते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, और जब हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे तो हार्ट जो है ऑक्सीजन को भी ज़्यादा यूज़ करेगा विदाउट इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। ये ड्रग्स हमारे पास कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज नहीं करते, बस हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं। सिंपल सी बात है, कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से हमारे पास हार्ट में ऑक्सीजन कम होगा, लेकिन उस कम ऑक्सीजन पे भी हार्ट अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। और अगर इसके बजाय अगर सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स दे दे तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ठीक है।